कहानी अपने पूरे शबाब पर है। देखना यह है कि बाजी अख्तर इन टीम के हाथ लगती है या देवराज चौहान और जगमोहन के हाथ। अख्तर आलम ने फोन बंद किया और सोचों में डूब गया। इस वक्त वो ऐसी जगह पर था जहां परिवार बसता था, 3 बच्चे भी घर में थे। ये भी एक जगह थी उसकी जहां वो छिप कर वक्त बिताता था। तभी एक औरत ने चाय के प्याले के साथ भीतर प्रवेश किया और बोली, भाईजान चाय। सोचों में डूबे अख्तर ने चाय का प्याला थामा। औरत बाहर चली गई। अख्तर ने चाय के कुछ घूंट भरे, फिर प्याला रखकर नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। कहिए जनाब। उधर से बिल्ला की आवाज कानों में पड़ी। एक सलाह दे बिल्ला, अख्तर ने गंभीर स्वर में कहा। बोलिए। हसन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को शूट करने में सफल रहेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दूसरी तरफ से बिल्ला की आवाज कानों में पड़ी। और मैं उसके बाद की सोच रहा हूं, जब हसन प्राइम मिनिस्टर को शूट करने में सफल हो जाएगा। अख्तर ने कहा, अपनी सोचे मुझे भी तो बताइए। प्राइम मिनिस्टर को शूट करने के बाद क्या हसन हमारे काम का रहेगा? अख्तर के स्वर में गंभीरता थी। तब तो हसन का हमारे पास रहना खतरनाक होगा। सरकारी एजेंसियां और पुलिस चाहे जैसे भी हो हसन तक पहुंच जाएंगी और उनकी बिजली हम पर भी गिर सकती है। हसन हमसे दूर ही रहे तो बढ़िया है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। ठीक है, बंद करता हूं फोन। अख्तर ने फोन बंद किया, चाय के 2 घूंट भरे, फिर फोन से अन्य नंबर मिलाया और कान से लगा लिया। हेलो, तुम्हारी वर्दी में एक और तमगा लगाने की सोच रहा हूं। एकाएक अख्तर ने मुस्कुराकर कहा। तुम तगमे लगाने का काम कब से करने लगे? दूसरी तरफ से कहा गया। तगमा तो भारत सरकार ही लगाएगी, पर उसका इंतजाम मैं किए देता हूं। वो कैसे? तेरे को पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर की हत्या होने वाली है। अख्तर का स्वर शांत था। देखते हैं, ये काम मेरा आदमी हसन करेगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि परसों रात वो कहां रहकर प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा। उस वक्त तुमने उसके पास उसी कमरे में मौजूद रहना है। इस बारे में हसन से मेरी बात हो गई है। वो प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा और तुम उसे वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मौजूद रहोगे। परंतु ऐसा नहीं होगा। जब वो प्राइम मिनिस्टर पर शूटिंग कर दे तो तुम उसे शूट कर देना। इस तरह तुम भारत सरकार से तमगे के हकदार बन जाओगे। समझ गया? जगह बता देना कि हसन कहां से प्राइम मिनिस्टर को शूट करने वाला है। कल बता दूंगा। परसों शाम जब तुम हसन के पास उस कमरे में पहुंचो तो कोर्ट वर्ड के तौर पर मिशन प्राइम मिनिस्टर शब्दों का इस्तेमाल करना। वो पहचान जाएगा कि तुम मेरे भेजे पुलिस वाले हो, और जब वो प्राइम मिनिस्टर को शूट कर देगा तो तुम उसे यहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाओगे। लेकिन तुमने क्या करना है वो तुम्हें बता ही चुका हूं। इस काम का तुमसे क्या मिलेगा? मिलेगा भारी रकम मिलेगी, हर बार की तरह। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। दुनिया ऐसे ही चलती है। अगली सुबह देवराज चौहान जगमोहन को बंगले पर नहीं मिला। देवराज चौहान ने रात ही जगमोहन को बता दिया था कि एक बचा हुआ पुराना काम निपटाना है। सुबह जल्दी जाएगा और दोपहर तक लौट आएगा। जगमोहन ने नहा धोकर नाश्ता तैयार किया और टीवी पर न्यूज चैनल खोलकर बैठ गया। खबरों में अभी भी उन पोस्टरों के बारे में बात की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है। यह भी बताया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने मुंबई का दौरा रद्द करने से इनकार कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को लेकर भागदौड़ चल रही थी। न्यूज चैनल स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि इस तरह खुलेआम धमकी देकर आतंकवादी प्राइम मिनिस्टर की हत्या करना चाहते हैं तो उन्होंने जरूर कोई पक्की योजना बनाई होगी। जगमोहन गंभीरता से भरा सब देख सुन रहा था। वो ताजा हालातों का जायजा ले रहा था। वो जानता था कि देवराज चौहान ये सोचकर निश्चिंत है कि पोस्टर लगाने के बाद सारी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाना संभव नहीं था। वैसे तो जगमोहन भी निश्चिंत था, परंतु यह बात उसके दिमाग से जा नहीं रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग अपनी चाल में नाकामयाब हो और उन्हें इस मामले से किनारा नहीं करना चाहिए, खासतौर से तब तक जब तक प्रधानमंत्री के चारों भाषण नहीं हो जाते। परंतु देवराज चौहान इस मामले से हट चुका था। इस वक्त जगमोहन के पास कोई काम नहीं था। नाश्ता कर चुका था। सुबह के 10 बज चुके थे। सारा दिन बेकार बंगले में बैठे रहने से अच्छा है कि वो इस इमारत पर नजर रखे जहां अख्तर के आदमियों की कारें ठीक होने आती है, जहां उस रात उत्तम पाले और शेख मौजूद थे और उत्तम पाले गन पसंद कर रहा था। हालांकि जगमोहन को आशा नहीं थी कि उस इमारत में नजर रखने का कोई फायदा होगा।
उसे यह भी नहीं पता था कि वहां नजर रखकर वो क्या हासिल करना चाहता है। मन में एक ही बात थी कि अभी उसे इस मामले से अलग नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान से फोन पर बात करने की सोची, परंतु फिर यह सोचकर फोन नहीं किया कि शाम को देवराज चौहान से मुलाकात तो होगी ही, तब बता देगा। जगमोहन ने कपड़े चेंज किए, फिर कार पर सवार होकर उस इमारत की तरफ चल पड़ा। मन में यह बात भी आ रही थी कि अख्तर या उत्तम पाले कुछ करने की ना सोच रहे हो, लेकिन सरकारी गुप्तचर एजेंसियां उन लोगों को सफल नहीं होने देंगी। बहरहाल जगमोहन उस इमारत पर नजर रखकर अपना वक्त बिताना चाहता था। 40 मिनट में जगमोहन उस इमारत के सामने मौजूद था। सामने से जरा हटकर कार को फुटपाथ पर चढ़ाकर रोका और पीछे वाली सीट पर बैठकर उस इमारत पर नजर रखने लगा। सड़क पर ट्रैफिक निकल रहा था। वो इमारत सड़क पर 150 मीटर आगे जाकर थी और यहां से स्पष्ट दिख रही थी। यथाकथा इमारत और जगमोहन के बीच सड़क पर आता जाता ट्रैफिक आ जाता था, परंतु उससे जगमोहन को कोई समस्या नहीं थी। वहां पर नजर रखने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। अगले 1 घंटे में 2 कारें इमारत में गई। जगमोहन ने कार के भीतर नजर मारी, लेकिन उनमें से किसी को नहीं जानता था। वो वहीं बैठा नजर रखता रहा। तभी 15 मिनट बाद जो कार आई उसे देखकर जगमोहन सतर्क हो गया। कार की ड्राइविंग सीट पर शेख मौजूद था। जगमोहन के देखते ही देखते फाटक खुला और शेख की कार भीतर चली गई। शेख ने भीतर ले जाकर कार रोकी। उसी ठीकने आदमी ने लोहे का बाहरी फाटक बंद किया और शेख की तरफ बढ़ने लगा। रहमान और पेठा एक ही कार पर लगे उसे ठीक कर रहे थे। अब्दुल दूसरी कार पर लगा था। शेख कार से बाहर निकलकर भीतर जाने लगा कि ठिगने को अपनी तरफ आते देखकर रुक गया। ठिगना पास पहुंचा तो दोनों इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगे। कैसा चल रहा है शेख? ठिगने ने पूछा। बढ़िया। मैंने गने साफ करने में बहुत मेहनत की है, उनका इस्तेमाल होगा कि नहीं? ठिगने ने पूछा। होगा। कब? कल शाम को, शेख ने कहा। दोनों इमारत में प्रवेश कर गए। तुमने तो दिल खुश कर दिया। उत्तम पाले प्राइम मिनिस्टर का निशाना ले लेगा, मुझे विश्वास है। यह काम उत्तम पाले नहीं हसन कर रहा है। क्यों? पोस्टरों की वजह से गड़बड़ हो गई। हसन अगर अपना काम पूरा नहीं कर सका तो आगे का काम उत्तम पाले करेगा। हसन भी बुरा नहीं। ठिगना गैलरी में मुड़ते हुए बोला। पोस्टर कांड किसने किया? अख्तर का एक दुश्मन है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। उसने जो करना था कर लिया, खत्म कर दिया उसे। अभी पकड़ में नहीं आया, देर सवेर में तो मरेगा ही। शेख और ठिगना उसी कमरे में प्रवेश कर गए जहां उस रात वो उत्तम पाले के साथ था। गन चाहिए हसन के लिए? ठिगना बोला। हाँ, कल सुबह उसे सारा सामान चाहिए। शेख बोला। जो गन उत्तम पाले ने पसंद की थी वो कहाँ रखी है? वो मैंने अलग से दूसरे कमरे में। उसे ले आओ, वही गन हसन को देनी है। ठिगना कमरे से बाहर गया और 2 मिनट में ही गन लेकर वापस आ गया। टेबल पर गन को रखा। टेलीस्कोप दो जो इस गन पर फिट हो सके। साइलेंसर चाहिए, गोलियां 2 पर ज्यादा नहीं। हसन को 1 या 2 गोलियां चलाने का ही मौका मिलेगा। एक स्टैंड चाहिए जिस पर गन फिट करके आराम से निशाना लिया जा सके। मैं जरूरत का सारा सामान तैयार किए देता, ठगने ने कहना चाहा। कार की डिक्की में रखवा देना, शेख ने गंभीर स्वर में सिर हिलाकर कहा। 35 मिनट बाद शेख की कार लोहे के फाटक से बाहर निकली और मुख्य सड़क पर आकर आगे को दौड़ने लगी। शेख के चेहरे पर शांति थी। डिक्की में पड़ा सामान उसे बिल्ला तक पहुंचाना था और बिल्ला ने कल सुबह उसे हसन के हवाले कर देना था। बिल्ला ने ही यह प्रोग्राम बताया था। शेख जानता था कि हसन भी पक्का निशानेबाज है। वो जरूर शाम के भाषण में प्रधानमंत्री को शूट करने में सफल रहेगा। कल का दिन उन सबके लिए महत्वपूर्ण था। आगे लाल बत्ती का मोड़ था। शेख ने कार को बाईं तरफ मोड़ा, तभी पीछे से रफ्तार से आती कार ने उसकी कार को ओवरटेक किया। शेख संभल पाता कि तभी उस कार ने उसकी कार के आगे ब्रेक लगा दिए। शेख ने तुरंत अपनी कार के ब्रेक लगाए। दोनों कारें थम गई। इससे पीछे का ट्रैफिक थोड़ा प्रभावित हुआ। तभी आगे वाली कार से फुर्ती से जगमोहन निकला और शेख की कार के करीब पहुंचकर पिछला दरवाजा खोलकर भीतर बैठा और हाथ में रिवॉल्वर भी आ गई, जिसकी नाल शेख की गर्दन पर जा लगी। शेख सख्ते किसी हालत में आ गया। कार को यहां से निकालो और आगे चलो, जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। कौन हो तुम? यहां से निकलो, देर की तो शूट कर दूंगा। जगमोहन गुर्रा पड़ा। आगे खड़ी जगमोहन की कार से बचाकर शेख ने कार को निकाला और आगे बढ़ा दिया। जगमोहन आराम से पीछे की सीट पर बैठता कह उठा। अगर तुमने कोई चालाकी की, कार का एक्सीडेंट करने की कोशिश की या मेरे बताए रास्ते पर न चलकर कहीं और जाने की चेष्टा की तो मैं बेहिचक तुम्हें शूट कर दूंगा शेख। मुझे तुम्हारी खास जरूरत नहीं है। जगमोहन का स्वर कठोर था। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? शेख के होठों से चौका स्वर निकला। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ड्राइविंग की तरफ ध्यान दो।
मुझसे चाहते क्या हो? शेख ने व्याकुल स्वर में पूछा। सब मालूम हो जाएगा, याद रखना रिवॉल्वर मेरे हाथ में है। मरना नहीं चाहते तो कोई हरकत मत करना। शेख ने कुछ नहीं कहा, चेहरे पर चिंता थी। कार की रफ्तार कम थी। जगमोहन ने मोबाइल निकाला और शेख के प्रति सतर्क रहकर नंबर मिलाया। बात हो गई। हेलो। उधर से भारी भरकम आवाज कानों में पड़ी। पठान। जगमोहन बोला, एक आदमी को रखना है, कहाँ लाऊं? आदमी कौन? शिकार है, आवाजें भी उठ सकती है, समझ गए? ऐसी जगह चाहिए जहां आवाजें सुनी ना जा सके। यहीं ले आओ। रास्ते में हूं, आ रहा हूं, जगमोहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। आखिर तुम हो कौन? चाहते क्या हो? पता तो चले कि। चुप रहो, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा, वरना शूट कर दूंगा। शेख व्याकुल सा पहलू बदल कर रह गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को फोन किया। मैंने शेख को पकड़ लिया है, जगमोहन ने कहा। कैसे? उस इमारत की निगरानी करने गया था जहां कारें ठीक होती है, वहां से जब शेख बाहर निकला तो पकड़ लिया। इस वक्त शेख कार चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूं। पठान से बात हो गई है, हम वहां पहुंच रहे हैं, तुम भी वहां आ जाओ। इसका क्या फायदा होगा? देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। ठीक है, पठान के यहां मिलते हैं। जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। जाना कहां है, बताओगे मुझे? शेख बेसब्र सा कह उठा। जगमोहन ने बताया कि कुर्ला की तरफ चलो, हमें कार रोककर आराम से बात करनी। चुपचाप कार चलाते रहो। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें जानता तक। देवराज चौहान का नाम सुना। देवराज चौहान? कार चलाता शेख बुरी तरह चौंका। मतलब कि सुन रखा है? तुम देवराज चौहान हो? शेख अभी तक हक्का बक्का था। मैं नहीं, मैं तो देवराज चौहान का साथी हूं। पर तुमने मुझे पकड़ क्यों लिया? मैं तो क्योंकि तुम अख्तर के साथी हो, उत्तम पाले के साथी हो, और मैं अख्तर के लिए काम नहीं करता, उत्तम पाले को नहीं जानता। तुमसे गलती हुई, मुझसे गलती नहीं हुई। जगमोहन शब्दों को चबाते हुए क्या उठा। तुम कुछ भी कहो, मैं जानता हूं तुम अख्तर के साथ काम करते हो, उसके लिए काम करते हो। रही बात उत्तम पाले की, तो उस रात इसी ठिकाने पर तुम और उत्तम पाले प्राइम मिनिस्टर को शूट करने के लिए गन का चुनाव कर रहे थे, याद है? या मैं झूठा हूं? तुम्हें कैसे पता? शेख के होठों से निकला। मैं वहीं था तब, मुख्य दरवाजे के पास खड़ा तुम दोनों को देख और सुन रहा था। तुम वहां कैसे आ गए थे? आ गया, और बचकर बाहर भी निकल गया था। तुम कब से मेरी नजर में हो? शेख ने सूखे होठों पर जीप फेरी और कार चलाते पहलू बदलकर बोला, देवराज चौहान डकैती मास्टर है ना? हाँ। तो वो या तुम अख्तर के रास्ते में आ रहे हो? हम डकैती करने वाले हैं, पर तुम लोग आतंकवादी हो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ तुम लोगों के संबंध है। इससे देवराज चौहान को क्या फर्क पड़ता है? हुए तो हम हिंदुस्तानी कानून के विरुद्ध ही। हम में और तुम में बहुत फर्क है, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। हम अपने घर में डकैती करते हैं, वहीं रहते हैं, घर को तहस नहस नहीं करते, किसी की जान नहीं लेते, जबकि तुम लोग बाहर से आकर हमारे घर को तहस नहस करने की चेष्टा कर रहे हो। ऐसे में हम अपने घर को बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? हमारा घर सुरक्षित रहेगा तभी तो हम वहां डकैती कर सकेंगे। अजीब बात है, शेख बोला, ये हिंदुस्तान पूरा देश तुम्हारा घर है? हाँ, तुम जैसे आतंकवादियों के सामने ये हमारा घर है। तुम लोग प्राइम मिनिस्टर की हत्या करना चाहते हो। नहीं पता था तो नहीं पता था, पता चल गया तो कबूतर की तरह हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। ऐसी डकैती करने वाले मैंने पहले कभी नहीं देखे। जो अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है। पोस्टर तुम लोगों ने लगवाए? हाँ, ताकि प्रधानमंत्री की हत्या की चाल को फेल कर सके। अख्तर को मजा तो आया होगा। कुछ रुककर शेख बेचैन स्वर में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जगमोहन। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम या देवराज चौहान खामखा बात को आगे बढ़ा रहे हो। अच्छा, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। वो कैसे? जो हो गया सो हो गया, बीती बातें छोड़ो और अख्तर के साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती? ऐसे में अख्तर तुम लोगों को 2-3 करोड़ तो दे ही देगा। कहो तो मैं अभी बात कर लेता हूँ, वो अभी पैसा भिजवा देगा। 2-3 करोड़, शायद 4 भी दे दे। शेख ने कहा, चाहो तो खुद ही अख्तर से फोन पर बात। तुम जानते हो वो कहाँ मिलेगा? जगमोहन ने कहा। उसका कुछ पता नहीं होता कि वो कब कहाँ होता है। अपने ठिकाने वो खुद ही जानता है, किसी को बताता नहीं। जरूरत पड़ने पर वो किसी न किसी जगह पर मिल जाता है। कहो तो अख्तर को फोन करूं। मैं तुम्हें 5 करोड़ कमाने का मौका दे सकता हूं, जगमोहन ने कहा। 5 करोड़? हाँ, तुम अख्तर को किसी ऐसी जगह बुलाओ जहां मैं उसे शूट कर सकूं। वो नहीं आएगा मेरे बुलाने पर। क्यों? जब तक बहुत जरूरी काम ना हो वो नहीं मिलता। अख्तर को बेवकूफ बनाना आसान नहीं। उसे पता है कि उसने कब किससे मिलना है और किससे नहीं। शेख ने कहा, अख्तर से दोस्ती करके खामोश बैठ जाओ, फायदे में रहोगे। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है? जगमोहन रिवॉल्वर की नाल से उसका कंधा ठकठकाकर खतरनाक स्वर में क्या उठा। बहुत चिंता है तभी तो अपनी फिक्र करो, जगमोहन ने पहले वाले स्वर में कहा। कुछ देर बाद देवराज चौहान तुमसे बात करने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि देवराज चौहान और अख्तर में समझौता हो जाए कि कुछ देर बाद तुम हमारे समझौते का अंदाज भी देख लोगे, जगमोहन ने जहर भरे स्वर में कहा।
पठान अंडरवर्ल्ड का ही हिस्सा था। उम्र 65 साल थी। सारी उम्र अंडरवर्ल्ड में ही बीती थी। देखने में वो लंबा चौड़ा व्यक्ति था। चेहरे पर दाढ़ी थी और पठानी सूट यानी कि कमीज सलवार ही उसका पहनावा था। इस उम्र में उसने आराम से जिंदगी बितानी शुरू कर दी थी, परंतु अंडरवर्ल्ड से उसका गठजोड़ निरंतर बना हुआ था। कुछ साल पहले जब पठान के दुश्मनों ने उसे अकेला पाकर घेर लिया था और जान सांसत में पड़ गई थी, देवराज चौहान ने ही पठान की सहायता करके उसकी जान बचाई थी। जबकि वो पठान को तब ठीक से जानता भी नहीं था। तब इतना ही पता था कि एक अकेले व्यक्ति को कई हथियारबंद लोगों ने घेर लिया है। उस वक्त देवराज चौहान उसी इमारत में मौजूद था जहां पठान को घेरा गया था और गोलियां चलने लगी थी। पठान को क्या बचाया? पठान देवराज चौहान का एहसानमंद हो गया, जिंदगी भर का गुलाम हो गया। जैसे वो देवराज चौहान के काम आकर खुश होता था। देवराज चौहान पठान से तभी काम लेता था जब बहुत जरूरत हो। यह जगह पठान का ठिकाना थी, यहीं रहता था। उसका परिवार भी था। 60 बरस की बीवी थी। औलाद के नाम पर 2 बेटियां थी और दोनों शादी करके कनाडा में बस चुकी थी। पठान के इसी ठिकाने पर एक गुप्त तहखाना था जिसके बारे में शायद ही कोई या बहुत ही कम खास लोग ही जानते थे। वैसे भी अब तो तहखाने का इस्तेमाल ही नहीं होता था क्योंकि पठान सालों से शराफत की जिंदगी बिता रहा था। लेकिन तहखाने में यातना देने का पूरा सामान अभी भी मौजूद था जो कि सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। जगमोहन जब शेख के साथ पठान के ठिकाने पर पहुंचा तो देवराज चौहान को वहां पाया। पता चला कि देवराज चौहान कुछ मिनट पहले ही यहां पहुंचा था। जगमोहन ने शेख को रिवॉल्वर के दम पर अड़ा रखा था। शेख के चेहरे पर बेचैनी और व्याकुलता स्पष्ट दिख रही थी। देवराज चौहान ने चुपती नजरों से शेख को देखा। बिना किसी बात के हुए शेख को तहखाने में पहुंचा दिया गया। तहखाने की हालत देखते ही शेख समझ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। मेरे साथ तुम लोग क्या करने वाले हो? शेख चीखा। आखिर मैंने किया क्या है? जगमोहन की रिवॉल्वर शेख की कमर से लगी थी। चुपचाप खड़े रहो। जगमोहन गुर्रा उठा। क्या करना है इसका? पठान देवराज चौहान के पास आकर बोला। मुंह खुलवाना है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। सारे हालात तुम्हें तब बता चुका हूं जब तुमने पोस्टर छपवाए थे। यह आदमी प्राइम मिनिस्टर की हत्या की प्लानिंग के बारे में सब कुछ जानता है। यह अख्तर का करीबी है, उत्तम पाले जैसे शूटर के करीब है। यह भी इसी होने वाली हत्या की योजना का हिस्सा है। इसकी मौजूदगी में उत्तम पाले ने प्राइम मिनिस्टर को शूट करने के लिए गन का चुनाव किया था। जो बातें ये जानता है वो मैंने जाननी है। पठान ने सिर हिलाया और जगमोहन से कहा, इसे उस कुर्सी पर बांध दो। कमरे में एक तरफ लोहे की कुर्सी मौजूद थी। वो कुर्सी खास तौर से बनवाई गई थी कभी, और नीचे से सीमेंट के फर्श में फिट थी। उस पर बेल्टें लटकी भी दिख रही थी जिससे कि उस पर बैठने वाले को बांधा जाता था। जगमोहन शेख को धकेलता कुर्सी की तरफ ले गया। शेख का चेहरा फक्क पड़ चुका था। देवराज चौहान भी जगमोहन की तरफ बढ़ा तो पठान ने कहा, मुझे बांधने दो, मुझे पता है बेल्टें कैसे बांधनी है। पठान आगे बढ़ता हुआ बोला। देवराज चौहान। शेख घबराहट भरे स्वर में बोला, मैं तुम्हें अख्तर से 5 करोड़ दिलवा सकता हूं, अभी का अभी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। पठान ने शेख को जबरदस्ती लोहे की कुर्सी पर बिठाया। जगमोहन रिवॉल्वर थामे खड़ा रहा। पठान उसकी पिंडलियों, कलाइयों, फिर कमर पर बेल्टे कसने लगा। 2 मिनट में ही शेख ऐसे बंध गया कि हिल नहीं सकता था। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। तुमने इसकी कार चेक की? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। नहीं, कार में तो कुछ नहीं है। डिक्की मैंने देखी नहीं। डिक्की मैं देख के आता हूं। पठान बोला, तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। कहने के साथ ही पठान ने गंभीर नजरों से शेख को देखा और कहा, तुम शेख हो, मैं पठान हूं। हम दोनों मुसलमान हैं। इस नाते मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं कि ये लोग जो पूछे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी की गारंटी नहीं लेता। शेख का चेहरा सफेद पड़ गया था। पठान जगमोहन के पास पहुंचा और उसे यहां पड़े सामान के बारे में बताने लगा कि किस किस चीज से कैसी यातना देकर मुंह खुलवाया जा सकता है। जगमोहन समझता रहा। शेख सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। यहां से आवाजें या चीखें बाहर नहीं जाती, पठान ने कहा, और उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जो कि लकड़ी की थी और मात्र 10 सीढ़ियां तय करने के बाद सिर की तरफ खुलने वाला 4 फीट चौड़ा 3 फीट लंबा लकड़ी का फट्टा था। पठान वहां से बाहर निकला और तख्ता नीचे आ गया। रास्ता बंद हो गया। तहखाने में भरपूर रोशनी हो रही थी। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और शेख के पास जा पहुंचा। मेरे से रहम की जरा भी उम्मीद मत करना क्योंकि तुम आतंकवादी हो, देवराज चौहान ने बेहद कठोर स्वर में कहा
और उंगलियों में फंसी जलती सिगरेट उसकी कलाई पर दबा दी। जलन के मारे शेख जोरों से चीख उठा। तड़पने को हुआ, परंतु बंदा होने की वजह से तड़प नहीं सका। फर्श में फिट कर रखी लोहे की कुर्सी टस से मस नहीं हुई। शेख के चेहरे पर पीड़ा के भाव नजर आने लगे। ये शुरुआत भर है। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देना चाहोगे? शेख होठ बीचे देवराज चौहान को देखता रहा। मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी को यातना दूं, परंतु तुम्हारा मुंह खुलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग मेरे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। मेरे पास वक्त कम है। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें हर तरह की यातना दूंगा। तुम सुन ही चुके हो कि यहाँ पर कैसी कैसी यातना का इंतजाम है। ये सब तब तक चलेगा जब तक तुम मुंह नहीं खोल देते या मर नहीं जाते। मुझे तुम्हारी जान की जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि तुम आतंकवादी हो। अपराधी और आतंकवादी में बहुत फर्क होता है। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम लोग प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते हो और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने मौत से भरे ठंडे स्वर में कहा, अब फैसला कर लो कि तुमने किस तरह मुंह खोलना है या अपनी जान गंवा देने का इरादा है तुम्हारा। जवाब में शेख के होठ हिलकर रह गए, शब्द बाहर नहीं निकले। इसे सीधी भाषा समझ में नहीं आ रही। जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा, मैं शुरू करूं? उसने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह शेख पर थी। शेख सूखे होठों पर जीभ फेरता बारी बारी बेचैन नजरों से दोनों को देख रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा दी। उसे सिगरेट सुलगाते पाकर शेख की आंखें सिगरेट पर टिक गई। नजरों में खौफ था। देवराज चौहान उससे मात्र 7-8 कदम दूर खड़ा था। ठीक है, देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिर हिलाते हुए कहा, हम कुछ बातें यूं ही करते हैं। इन बातों में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। शेख की व्याकुल निगाह देवराज चौहान पर थी। ये बात तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर को गांधी मैदान के भाषण में शूट किया जाएगा। देवराज चौहान बोला, नहीं। शेख के होठों से सूखा सा स्वर निकला, तुमने सब खराब कर दिया है। पोस्टर लगाकर तुमने क्राइम ब्रांच को वो जगह बता दी जहां से उत्तम पाले काम करने वाला था, इसीलिए काम रुक गया। तुम्हारा मतलब कि कल तुम लोग प्राइम मिनिस्टर को शूट करने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं। शेख ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने अख्तर को जितना समझा है उसे देखते हुए कह सकता हूं कि वो कदमों को पीछे खींचने वाला इंसान नहीं है। अब उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उत्तम पाले अब गांधी मैदान में काम नहीं कर सकता। दूसरी जगह ढूंढने का उसके पास वक्त नहीं है। अभी अख्तर के पास दूसरी प्लानिंग तैयार नहीं है। शेख हिम्मत करके बोला, बाकी 3 जगह और प्राइम मिनिस्टर के भाषण होने हैं। इस बारे में उनकी कोई तैयारी नहीं है तो मुझे पता नहीं। मैं अख्तर की हर बात नहीं जानता। शेख बोला, मतलब कि तुम्हारे पास हमें बताने को कुछ नहीं है? देवराज चौहान के होठ भीज गए। शेख ने इनकार में सिर हिलाया। तुम इतने शरीफ तो नहीं लगते कि जो हम जानना चाहते हैं वो तुम प्यार से बता दो। मैंने जो कहा है सच कहा है। मैं अख्तर की बात। तभी आहट हुई, सबकी नजरें घूमी। सीढ़ियों के ऊपर का फट्टा हटाकर पठान नीचे आने लगा था। पहले उसकी पिंडलियां दिखी, फिर ज्यों ज्यों वो सीढ़ियां उतरा स्पष्ट दिखने लगा। उसने हाथ में प्लास्टिक का कट्टा पकड़ा हुआ था। कट्टे को देखते ही शेख का चेहरा फक पड़ गया। पठान ने फट्टा नीचे किया और सीढ़ियां उतर आया। उसकी तरफ बढ़ते क्या उठा, तुमने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया? ये देखो मैं क्या लाया हूं। इसकी कार की डिक्की में पड़ा था। पठान बोरी को नीचे रखकर उसे खोलता हुआ बोला, प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने का पूरा सामान है। ये देखो, गन, टेलीस्कोप, साइलेंसर, गोलियां, फोल्डिंग स्टैंड के पार्ट्स कि स्टैंड को खड़ा करके उस पर गन फिट करके आराम से निशाना लिया जा सके। देवराज चौहान की मौत भरी निगाह हवा पर शेख पर जा टिकी। शेख का चेहरा फक पड़ गया। यह सामान कार की डिक्की में था तो इसने ये सब उसी जगह से लिया है जहां यह गया था। जगमोहन बोला, ऐसी गनें वहां रखी हुई है, मैं देख चुका हूं। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग कल की तैयारी में हैं। पठान ने बोरी वहीं छोड़ी और शेख से बोला, जो भी बात है सच सच कह दे। शेख ने कुछ नहीं कहा। पठान को देखा अवश्य। तुम, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, गैस पर पाइप को गर्म करो। जगमोहन फौरन गैस के पास पहुंचा और उसे जलाकर 3 फीट लंबी पाइप, जो कि 2 इंच व्यास की थी, जिसकी मुठ लकड़ी की थी, उसका अगला हिस्सा गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। इस सामान के बारे में कुछ कहना चाहोगे? देवराज चौहान ने सर्द स्वर में पूछा। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, शेख सूखे स्वर में बोला। कहो तो। यह कई दिन से मेरी कार की डिक्की में है। इसका इस्तेमाल उत्तम पाले ने करना था, लेकिन तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो गई। उत्तम पाले ने काम को रोक दिया और ये सब कुछ मेरी कार की डिक्की में पड़ा रहा। अब इस सामान का कोई मतलब नहीं है।
मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम इतने शरीफ तो नहीं लगते कि पूछने पर मुझे सब कुछ सच बता। मैंने सच कहा है, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, आज तुम सच भी बोलोगे तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। शेख जल्दी से बोला, मैं सच कह रहा हूं, विश्वास करो मेरा। देवराज चौहान ने चूल्हे की तरफ देखा। पाइप का अगला हिस्सा अब लाल सुर्ख होना शुरू हो गया था। शेख ने पाइप की तरफ देखा तो उसका चेहरा भय और आतंक से भर उठा। पाइप आग में जल्दी गर्म हो जाती है। पठान बोला, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो शेख को देख रहा था। तुमने सच कह देने वाली बात मेरी बात नहीं मानी, इसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा, कहकर वो चूल्हे की तरफ बढ़ गया। मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया कि तुम मेरी बातों का सच जवाब दे दो और यातना जैसा काम मुझे ना करना पड़े। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं ऐसा काम करूं। यहाँ सब तैयार है, जगमोहन ने चूल्हे के पास खड़े कहा। ले आओ। जगमोहन लकड़ी की मूठ से पाइप उठाने लगा तो पठान ने कहा, तुम रहने दो। पठान ने उसे रोका, यातना सहने के लिए ही नहीं, यातना देने के लिए भी जिगरा चाहिए, ये मुझे करने दो। तुम क्या सोचते हो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा? पठान ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा, फिर लकड़ी के मुट्ठे से सुलगती पाइप उठाए शेख की तरफ बढ़ गया। यह देखकर शेख की आंखें दहशत से फैल गई। ये क्या कर रहे हो? शेख कांप कर चीख उठा, मुझे कुछ मत कहो, मैंने जो कहा है सच कहा है। ये तो सच तो तुम अब बोलोगे, पठान ने कठोर स्वर में कहा और आग से सुर्ख सुलगती पाइप पास पहुंचकर उसके कंधे पर रखी। अगले ही पल वो तहखाना शेख की चीखों से गूंज उठा। गला फाड़कर चीखने की आवाजें, दहशत, पीड़ा और खौफ से भरी आवाजें। सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की थी कि कुर्सी से बंधा होने के कारण तड़पने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। पठान ने पाइप उसके कंधे से हटाई और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर रख दी। शेख की चीखों से तहखाना एक बार फिर झंझना उठा। गला फाड़कर चीख रहा था, गर्दन को तीव्रता से झटक रहा था। मांस जलने की स्मेल वातावरण में महसूस हुई। पठान ने गर्दन पर से पाइप हटा ली। अब पाइप का आगे का हिस्सा सुर्ख नहीं था। पाइप जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। पठान पलटा और वापस जाकर पुनः अगले हिस्से को जलती गैस पर रख दिया, परंतु अब तक शेख की हालत बुरी हो चुकी थी। वो अभी भी चीख रहा था, बंधनों से छटपटा रहा था। जलने की पीड़ा बहुत ज्यादा थी। शेख ने किसी तरह सिर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, चेहरा विकृत सा हो रहा था। दर्द और जलन की वजह से जो भाव उसके चेहरे पर उठ रहे थे उन्हें बयान कर पाना आसान नहीं था। रह रहकर उसका शरीर कांप रहा था। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पठान उसके पास आकर कठोर स्वर में बोला, तुम्हारा सारा शरीर इसी तरह दाग दाग कर जल जाएगा। उसके बाद जख्मों पर नमक मिर्च डाला जाएगा, परंतु बंधे होने की वजह से तड़प नहीं सकोगे, सिर्फ चीख सकते हो और तुम्हारी चीख हमारे अलावा कोई नहीं सुन पाएगा। मैं चाहूं तो तुम्हारा मुंह बांधकर चीखों को भी रोक सकता हूं, लेकिन इतना भी जालिम नहीं कि तुम्हारी चीखने का अधिकार छीन लूं। तुम जी भरकर चीखो, परंतु मरने मैं तुम्हें दूंगा नहीं। शेख जलन और पीड़ा से तड़प रहा था। मुंह खोले गहरी गहरी सांसें ले रहा था। आंखों की सुर्खी में अभी तक कोई फर्क नहीं आया था। कभी वक्त था कि अंडरवर्ल्ड में किसी का मुंह खुलवाना होता था तो पठान को याद किया जाता था। पठान ने पहले जैसे कठोर स्वर में कहा, 1 घंटे में तुम मुंह खोल दोगे, वो सब बता दोगे जो देवराज चौहान जानना चाहता है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, इस तरह किसी को यातना देना मुझे पसंद नहीं। इससे तो बेहतर मैं उसे शूट कर देना समझता हूं, परंतु तुम्हारे भीतर जो बातें हैं वो जानना भी जरूरी है। इस स्थिति के तुम ही जिम्मेदार हो। बेहतर होगा सब कुछ बता दो। कुर्सी पर बंधा शेख अभी भी पीड़ा से तड़प रहा था, चीख रहा था। तभी पठान जलते चूल्हे के पास पहुंचा और सुलग चुकी पाइप को लकड़ी की मूठ से उठाकर शेख की तरफ बढ़ा। यह देखकर शेख की आंखें दहशत से फैल गई। ठहरो, शेख चीख उठा, मैं और टॉर्चर नहीं सह सकता। मुझमें यातना सहने की इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे कुछ मत कहो। पठान ठिठक गया। तुम बताने को तैयार हो? जगमोहन ने कहा। हाँ, जलन की पीड़ा से छटपटाता शेख बोला। पीछे हट जाओ पठान, जगमोहन ने कहा, इसे अक्ल आ गई है। देवराज चौहान आगे बढ़ा और शेख के पास पहुंचा। बोलो, अख्तर किस तरह, कब, कैसे प्राइम मिनिस्टर की हत्या करेगा? देवराज चौहान ने पूछा। शेख मुंह खोले गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जवाब दो। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। कल गांधी मैदान में प्राइम मिनिस्टर को शूट किया जाएगा, शेख ने हाफते हुए कहा। कुछ भी गलत मत कहना, सच कह रहा।
मैंने तो उत्तम पाले की वो जगह बेनकाब कर दी थी, अब वो कहीं और से काम करेगा? शेख ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोला, कल उत्तम पाले नहीं हसन काम करेगा। शेख की हालत बुरी थी। हसन कौन? अख्तर का ही निशानेबाज है, उत्तम पाले के बाद उसी का नाम है। शेख ने बताया। उत्तम पाले क्यों नहीं कर रहा ये काम? शेख चुप रहा। जवाब दो। देवराज चौहान की आवाज पुनः सख्त हुई। पता नहीं, कल हसन ही काम करेगा, वो ही प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा। कहां से हसन प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा? पता नहीं। तुम ठीक से जवाब नहीं दे रहे। मुझे सच में नहीं पता, वो जगह उत्तम पाले या हसन ही जानते हैं, शेख ने कराहते हुए कहा। तुम्हें पता है उस जगह के बारे में? तुम नहीं पता। गहरी सांस लेता शेख पीड़ा भरे स्वर में बोला, सब कुछ तो बता रहा हूं, पता होता तो ये भी बता देता। हसन का हुलिया बताओ। शेख ने हसन का हुलिया बता दिया। गांधी मैदान के आसपास मकान ही मकान बने हैं। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, ऐसे में हम वो जगह ढूंढ नहीं सकते कि कल हसन कहां से प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होगा ढूंढने का। वहां हर तरफ कल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का पहरा होगा। हसन को ढूंढने के चक्कर में हम उन लोगों की नजर में आ गए तो फंस जाएंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता दिखी। मैंने सब कुछ बता दिया है, मुझे जाने दो, पीड़ा से कराहता शेख के उठा। मुझे बताओ कि कल हसन कहां से प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। कसम से मैं नहीं जानता, जो जानता था बता दिया। मेरे को अख्तर की हर बात मालूम नहीं होती। मैंने तेरे जवाब सुने। पठान पलटकर जलते चूल्हे की तरफ बढ़ता बोला, एक बात का जवाब तू टाल गया। पठान ने पाइप को पुनः चूल्हे पर रख दिया। तू सीधी तरह नहीं मानेगा, अभी तेरे को दवाई की और जरूरत है। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह पठान की तरफ उठी। ये पठान ने देवराज चौहान को देखा। इस बात को टाल गया कि उत्तम पाले ये काम क्यों नहीं कर रहा। जवाब में हसन का नाम आगे कर दिया कि हम हसन में उलझ जाए, इसकी अक्ल अभी ठिकाने नहीं लगी। शेख ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर जलते चूल्हे की तरफ देखा जहां पाइप गर्म हो रही थी। जवाब देना चाहोगे कि उत्तम पाले ये काम क्यों नहीं कर रहा? देवराज चौहान ने शेख को देखा। शेख ने सूखे गले से थूक सटक कर कहा, वो अख्तर की दूसरी योजना पर काम करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर कल बच जाते हैं तो? कैसी दूसरी योजना? देवराज चौहान के होठों से निकला। शेख पीड़ा से करहा रहा था। बोल, क्या प्लानिंग है अख्तर की? पठान गुर्रा उठा। प्राइम मिनिस्टर सरकारी बंगले पर रुकने वाले हैं मुंबई में। शेख धीरे स्वर में बोला। सरकार सुपर सर्विस नाम की एजेंसी से प्राइम मिनिस्टर और अन्य लोगों का खाना बनाने की सेवाएं ले रही है। उसी शेफ की टीम में अख्तर उत्तम पाले को फिट कर देगा। फिर उत्तम पाले क्या करेगा? सही मौका पाकर उत्तम पाले प्राइम मिनिस्टर के खाने में जहर मिला देगा। होठ बीचकर जलन की तकलीफ को दबाते शेख ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री का खाना बनाने वाली सुपर सर्विस की भेजी टीम का चयन आसान नहीं है। देवराज चौहान बोला, टीम के हर सदस्य की सरकार जांच पड़ताल कराएगी। इस जांच पड़ताल में उत्तम पाले खरा नहीं उतर सकता। ऐसा ही वेटरों की टीम के साथ भी होगा। तुम अख्तर को नहीं जानते, वो अपनी मर्जी का हर काम दौलत से पूरा करवाना जानता है। तुम्हारा मतलब कि वो उत्तम पाले को खाना बनाने वाली टीम में शामिल करा देगा? हाँ, सरकार सुपर सर्विस एजेंसी से पहले भी सेवाएं लेती रही है, ये पहली बार नहीं है। सुपर सर्विस एजेंसी का मालिक एक मंत्री का दामाद है, ऐसे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होगी। शेख ने गहरी सांसें लेते कहा, मैंने सब बता दिया है, मुझे खोल दो। मैं अख्तर कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता, उसके बारे में कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ मिलता है। शेख ने इनकार में सिर हिलाते कहा। पठान, देवराज चौहान बोला, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, शेख कांप कर बोला, मैंने सच कहा है, मैं नहीं जानता कि वो। इस बार ये सच कह रहा है, पठान ने गंभीर स्वर में कहा। उत्तम पाले कहाँ मिलेगा? कल शाम तक तो उसका पता था, परंतु अब नहीं पता कि वो कहाँ है। शायद अख्तर के साथ हो। अख्तर उसे प्रधानमंत्री के अस्थायी सरकारी निवास में फिट कराने के फेर में है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। गहरी सांसें लेता शेख बोला, उत्तम पाले तो शूटर है, फिर अख्तर उसे इस तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। वो ऑलराउंडर है, हर काम को बखूबी कर देता है। देवराज चौहान पठान को एक तरफ ले गया। इसके पास बताने को कुछ नहीं रहा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, इसके लिए तुम्हारा इरादा क्या है? पठान की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर टिक गई। ये मेरे काम का नहीं है, पर यह आतंकवादी है। आजाद होगा तो और भी तेजी से आतंक फैलाएगा। ये मेरे लिए भी खतरा बन सकता है। पठान ने कहा, इसने मेरा ठिकाना देख लिया है, इसे खत्म कर देना ही ठीक है। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। यह काम मैं कर दूंगा। पठान ने कहा, तुम प्राइम मिनिस्टर को बचाने की कोशिश कर सकते हो तो करो, और मुझे नहीं लगता कि बचा पाओगे। पठान ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि गांधी मैदान के आसपास से वो जगह ढूंढना कि कहां से फायर होगा असंभव सी बात है। देखते हैं, कोशिश तो करूंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जगमोहन को चलने का इशारा किया। जगमोहन देवराज चौहान के पास आ पहुंचा। मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, शेख चीखते हुए बोला, फिर रो पड़ा। मैंने सब कुछ बता दिया है।
तुम दोनों को मैं बाहर तक छोड़ दूं, पठान बोला। तीनों लकड़ी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। कहां जा रहे हो? शेख रोता हुआ क्या उठा। मुझे छोड़ दो मुझे। देवराज चौहान और जगमोहन वहां से सीधा गांधी मैदान पहुंचे थे। शेख से बहुत काम की जानकारियां मिली थी। प्राइम मिनिस्टर के मर्डर के लिए अख्तर 2 प्लानों पर काम कर रहा था। स्पष्ट था कि 2 में से एक प्लान तो सफल होगा ही। अख्तर हालातों के मुताबिक बहुत तेजी से काम कर रहा था, या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ उसका करार ही ऐसा होगा कि उसने हर हाल में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को खत्म करना ही था। वो अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। कल गांधी मैदान में प्रधानमंत्री जी का भाषण था, परंतु मैदान आज ही सज गया था। शाम के 5 बज रहे थे। स्टेज तैयार हो चुका था। वहां से प्राइम मिनिस्टर ने भाषण देना था। अन्य मंत्रियों ने वहां बैठना था। पब्लिक के बैठने के लिए जगह बना दी गई थी। स्टेज से उचित फासले पर कुर्सियां लगाई जानी थी। उसके बाद जमीन पर दरियां बिछाई जानी थी। कुर्सियों और दरियों का ढेर एक तरफ रखा दिख रहा था। ट्रकों पर अभी भी कुर्सियां आ रही थी। लोगों की रोज की तरह भीड़ थी। मैदान के आसपास से उनका निकलना जारी था। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। दोनों मैदान से बाहर एक रास्ते के किनारे खड़े थे। लोगों को आते जाते देख रहे थे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। शेख के बताए हुलिये के अनुसार आते जाते लोगों में से हसन को तलाश कर रहा हूं, देवराज चौहान बोला। क्या इस तरह हसन हमें मिलेगा? शायद नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो कल भी नहीं मिलेगा और अपना काम कर जाएगा, जगमोहन बोला। ऐसा हो सकता है। हम नहीं जान सकते कि कल वो किस मकान से फायर करने वाला है। अगर कल के हमले में प्राइम मिनिस्टर बच जाते हैं तो अख्तर की योजना पर उत्तम पाले प्राइम मिनिस्टर साहब के खाने में जहर मिला सकता है। यह करना इतना आसान होगा? क्या कहा जा सकता है। सही मौका मिले तो कठिन भी क्या है। देवराज चौहान की नजरें आते जाते लोगों पर थी। हसन नाम का वो शूटर इस वक्त आसपास हो सकता है। कल उसने यहाँ किसी जगह से काम करना है। वो इधर हो सकता है, लेकिन ये सब अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। शायद हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, उसे रोक नहीं पाएंगे। देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त कैसे काम कर रही है हमें नहीं पता, परंतु पोस्टर लगने के बाद वो सतर्क जरूर हो चुकी है। इंस्पेक्टर सूरीराम मार्कंडे को इस बारे में खबर देना गलत हो जाएगा, जगमोहन बोला। उससे कोई बात करना ठीक नहीं। उसके पास कोई गद्दार है और भीतर की बात अख्तर तक पहुंच जाती है। मनोज अरोड़ा की याद है तुम्हें? कौन मनोज अरोड़ा? वो मनोज अरोड़ा जिसकी बेटी ड्रग्स की लत में पड़ गई थी और इस बात को फैलने नहीं देना चाहता था। तब वो देश पांडे के जरिए तुम तक पहुंचा और खामोशी से अपनी बेटी को ढूंढ लाने को कहा। तुमने उसकी बात मान ली और 1.5 महीने में ही उसकी बेटी को सही सलामत वापस। उस बात का इस बात से क्या वास्ता? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। शायद तुम्हारे दिमाग से उतर गया है कि वो ही मनोज अरोड़ा आज देश का गृह मंत्री है। नई सरकार जो आई है उसी सरकार से वो गृह मंत्री चुना गया है। मनोज अरोड़ा ने अपना खास मोबाइल नंबर भी तुम्हें दे रखा है। देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा। चेहरे पर सोचे आ ठहरी थी। तुम्हें इस बारे में मनोज अरोड़ा से गृह मंत्री से बात करनी चाहिए। फायदा नुकसान मनोज अरोड़ा देखेगा। तुम उसे सब कुछ बता दो कि यहाँ क्या चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कल 5 बजे दिल्ली से चलना है। 24 घंटे बाकी हैं। इतने वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। जगमोहन गंभीर दिखा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचे नाच रही थी। जगमोहन, देवराज चौहान बोला, ये मनोज अरोड़ा का मामला नहीं, देश के प्रधानमंत्री का मामला है। इसमें मनोज अरोड़ा क्या कर लेगा? लेकिन मैं उससे बात करके प्राइम मिनिस्टर की मुंबई यात्रा रोकने को कहूंगा। अगर प्राइम मिनिस्टर का मुंबई आना टल जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई झंझट ही बाकी नहीं रहेगा। लगाओ उसे फोन। नंबर बंगले में रखी डायरी में है। आओ बंगले पर चलते हैं। पहले मुझे मनोज अरोड़ा का ध्यान नहीं आया, वरना वानखेड़े से बात करने की अपेक्षा सीधा उसी से बात करता। ये देश के सबसे बड़े नेता का मामला है। दोनों वहां से पलटे और उस तरफ चल दिए जिधर उनकी कार खड़ी थी। पठान कब तक शेख को खत्म करेगा? जगमोहन ने पूछा। पठान उसे ज्यादा देर जिंदा रखने वाला नहीं। पठान जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहेगा। शेख के अचानक गायब होने से अख्तर परेशान हो जाएगा।
जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा, वो तो हसन के इस्तेमाल के लिए हथियार लेने गया था और खुद ही लापता हो गया। बंगले पर पहुंचकर देवराज चौहान ने खास नंबर वाली डायरी अलमारी से निकाली और मनोज अरोड़ा का नंबर तलाश करके उसे फोन किया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। बेल के अंतिम दौर में उधर से कॉल रिसीव की गई। हेलो। स्वर देवराज चौहान की पहचान में नहीं आया। मनोज अरोड़ा से बात हुए अरसा बीत चुका था। मनोज अरोड़ा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हाँ, तुम कौन हो? उधर से मनोज अरोड़ा की आवाज आई। ये नंबर तुम्हें कहां से मिला? तुमने ही दिया था। मैंने? कौन हो तुम? देवराज चौहान, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। डकैती मास्टर देवराज चौहान को भूल गए क्या? देवराज चौहान बोला। 2 पल कोई आवाज नहीं आई। फिर गहरी सांस लेने का स्वर उभरा और मनोज अरोड़ा की आवाज आई। तुम देवराज चौहान, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? गृह मंत्री बन गए देश के। पार्टी ने बनाया है। मैंने तुम्हें बहुत ही खास बात के लिए फोन किया है। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। जगमोहन सामने बैठा था। बोलो, क्या बात है? मैं हर तरह से तुम्हारे काम आने को तैयार हूं। गृह मंत्री मनोज अरोड़ा का स्वर कानों में पड़ा। ये मेरा काम नहीं है, तुम लोगों का ही काम है। प्राइम मिनिस्टर का काम है, देश का काम है। क्या? तुमने ये तो सुन लिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर को मुंबई में खतरा है। हाँ, इस बारे में तो बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए। वो मैंने लगवाए थे। तुमने? गृह मंत्री मनोज अरोड़ा के स्वर में चौंकने के भाव उभरे, क्योंकि मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है मुंबई में। लेकिन तुम्हारा इस मामले से क्या वास्ता? सारा वास्ता मेरा ही है मनोज साहब। यह मामला मेरे द्वारा ही शुरू हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री की जान लेना चाहते हैं वो इत्तेफाक से मुझसे टकरा गए और पता चला कि वो क्या करने वाले हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं प्राइम मिनिस्टर की हत्या होने से रोकना चाहता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर की जान चली जाए। इस मामले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। उसी के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। मेरे पास जो खबर है वो किसी के पास नहीं। जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर को शूट करने का प्रयत्न किया जाएगा गांधी मैदान में, और अगर प्राइम मिनिस्टर बच जाते हैं तो तब बेहद सुरक्षित तरीके से प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किया जाना तय किया है। मुझे पूरी बात बताओ कि ऐसा नहीं मनोज साहब, मैंने भी किसी आशा के तहत तुम्हें फोन किया है। स्पष्ट बोलो, क्या चाहते हो? बताया तो। मैं प्राइम मिनिस्टर की जान बचाना चाहता हूं। वो तो हम भी बचाए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उसे पहचानता हूं जो प्राइम मिनिस्टर की जान लेना चाहता है। जो कल गांधी मैदान में प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा उसका हुलिया जानता हूं, पर उनके बच जाने पर जो प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षित तरीके से मारेगा उसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं चाहता हूं मेरी बातें मानकर चला जाए तो प्राइम मिनिस्टर बच सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने वालों के इरादे और हौसले बुलंद हैं। वे हर हाल में अपना काम पूरा करना चाहते हैं। कुछ पल चुप्पी के बाद मनोज अरोड़ा की आवाज आई। देवराज चौहान, तुमने कभी मेरी बेटी की जान बचाई थी। मुझे समाज में बेइज्जत होने से बचाया था। ये बात आज तक मेरे जहन में है कि अगर तब तुमने मेरी सहायता ना की होती तो मैं आज कहीं का ना होता। मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं भी आज की बात कर रहा हूँ कि आज मैं देश का गृह मंत्री हूँ। मेरे कंधों पर देश का बोझ है, जिम्मेदारी है। तुम नहीं समझ सकते कि इस कुर्सी पर बैठकर कितना सतर्क रहकर चलना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर का मामला हो तो बात और भी गंभीर हो जाती है। इस मामले में कोई भी बात अपनी तरफ से लागू नहीं कर सकता। फैसला प्रधानमंत्री ही करेंगे। तुम जो कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, बता दो। तुम्हारी बात मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो ही होगा जो वो कहेंगे। तुम उन्हें मेरे बारे में बताओगे? जरूर बताऊंगा। मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। वो डकैती करने वाले इंसान पर क्यों कर भरोसा करेंगे? मेरी बात को सच क्यों मानेंगे? ये उनकी समझ पर है। इस वक्त शाम हो चुकी है। कल उन्होंने मुंबई आना है। बेहतर है कि तुम अपनी बात कहो, ताकि मैं जल्द ही मुलाकात करके उन्हें इस बारे में सब कुछ बता सकूं। तुम जो बातें कहोगे उनमें दम होगा। मेरी बातों में बहुत कुछ है जो समझदार इंसान को सोचने पर विवश कर दे। मुझे सारा मामला कह दो। देवराज चौहान शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बताने लगा। 20 मिनट पश्चात सब कुछ बताकर देवराज चौहान खामोश हो गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद मनोज अरोड़ा का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। तुम मेरे फोन का इंतजार करो, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बारे में बात करता हूँ। कब तक बात कर लोगे? देवराज चौहान ने पूछा। अगले 2 घंटों में। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया।
खामोश बैठा जगमोहन क्या उठा। तुम्हारा ख्याल से मनोज अरोड़ा या प्राइम मिनिस्टर क्या फैसला लेंगे? ये मामला, ये हालात ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देवराज चौहान अपना सोच भरा चेहरा हिलाकर बोला, फिर सिगरेट सुलगाकर आंखें बंद कर ली तो जगमोहन ने कहा, डिनर ऑर्डर करके मंगवा लूं? देवराज चौहान ने हाँ में इशारा कर दिया। आधा घंटा बीत गया। जगमोहन नहा धोकर वापस आया तो देवराज चौहान को उसी मुद्रा में बैठे पाया। क्या सोच रहे हो? जगमोहन ने पूछा। रास्ता, ऐसा रास्ता कि जिससे अख्तर को, ISI को असफल कर दूं। देवराज चौहान ने आंखें खोलकर जगमोहन को देखा। कल प्राइम मिनिस्टर गांधी मैदान में भाषण देंगे और इसी दौरान उनकी हत्या के लिए निशाना लिया जाएगा। शायद हसन नाम का वो आदमी प्राइम मिनिस्टर साहब की हत्या करने में सफल भी हो जाए। मैं अख्तर या उसके आदमियों को कम नहीं आंक रहा। इन मामलों में एक बात तो हमेशा से ही स्पष्ट रही है कि अगर कोई किसी की जान लेना चाहता है तो मारने वाले के पास ज्यादा मौके होते हैं। वो कहीं से भी किसी भी तरह मार सकता है, परंतु बचाने वाले के पास बचाने के मौके ना के बराबर होते हैं, सीमित अवसर होते हैं। इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब के बचने के चांस कम और मरने के ज्यादा है। ये बात मनोज अरोड़ा या प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ में आ जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करेंगे सोच समझकर करेंगे। कुछ देर बाद पास के रेस्टोरेंट का आदमी डिनर दे गया। दोनों ने डिनर किया, बीच में कोई खास बात नहीं हुई। उसके बाद जगमोहन ने कॉफी बना ली। 10:30 बज रहे हैं। जगमोहन ने कहा, लगता नहीं कि मनोज अरोड़ा का फोन आएगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। 11:15 बजे जगमोहन बोला, तुम मनोज अरोड़ा को फोन करके देखो। अब मेरे फोन करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने जो कहना करना था वो कर दिया है। इसके बाद तो कुछ करने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। देवराज चौहान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। सोने जा रहे हो? मनोज अरोड़ा ने 2 घंटे बाद फोन करने को कहा था और अब 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं। देवराज चौहान ने कहा, फोन मेरे पास है, आया तो बात हो जाएगी। कॉल की इंतजार करना अब ठीक नहीं होगा। देवराज चौहान अपने बेडरूम में पहुंचा और कपड़े चेंज करके बेड पर जा लेटा। सिगरेट सुलगा ली। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। एसी की ठंडक फैली थी। दरवाजा अभी खुला था। कष्ट लेते देवराज चौहान गहरी सोच में दिख रहा था कि उसका फोन बजने लगा। देवराज चौहान की निगाह उसी पल अपने फोन पर गई। तभी जगमोहन ने उसके बेडरूम में प्रवेश किया। उसने भी फोन बेल बजने की आवाज सुन ली थी। कमरे में प्रवेश करते ही उसने कहा, मनोज अरोड़ा का फोन होगा। तब तक देवराज चौहान फोन उठा चुका था। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। देवराज चौहान। मनोज अरोड़ा का स्वर कानों में पड़ा। मैंने PM साहब से बात की है अभी। वो बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि कल गांधी मैदान में देश के सरकारी गुप्त एजेंसियों के लोग मौजूद रहेंगे। सब ठीक रहेगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वे लोग शूटर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये कहना गलत होगा कि सब ठीक हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो इन बातों का अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है और मेरे ख्याल में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। हसन नाम का हत्यारा अपना काम कर जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन PM साहब मानने को तैयार नहीं कि गांधी मैदान में कोई उनकी हत्या कर पाने में सफल रहेगा। तो जवाब में मैं इतना ही कहूंगा कि वे बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं ये बात PM साहब से नहीं कह सकता। उन्हें समझना चाहिए कि कोशिश कर चुका हूं, पर एक दिक्कत और भी आ रही है। उधर से मनोज अरोड़ा ने कहा, क्या? उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वे डकैती करने वाले की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने उन्हें समझाया नहीं? समझाया, पर वे माने नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत गलत सोच रहे हैं। मेरी बातें मानने में ही उनकी सुरक्षा है। देवराज चौहान ने कहा, तुम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करना चाहोगे? दूसरी तरफ से मनोज अरोड़ा ने अति गंभीर स्वर में कहा, क्यों नहीं, क्या वे पास में है? देवराज चौहान सतर्क हो गया। हाँ, लो बात करो। चंद पल बीते की गंभीर सी भारी आवाज कानों में पड़ी। हेलो। गुड इवनिंग सर। देवराज चौहान ने संभले स्वर में कहा, मैं आपसे आने वाले कल की बात कर रहा हूं सर। ये मुंबई के गांधी मैदान और उस सरकारी बंगले में जहां आप ठहरेंगे वहां भी आपकी जान को खतरा है। गांधी मैदान में आपको शूट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं इस बात को पक्के तौर पर जानता हूं। किस्मत से आप बच गए तो सरकारी बंगले पर आपकी हत्या करने की कोशिश की जाएगी। क्या तुम सरकार को बेवकूफ समझते हो? प्राइम मिनिस्टर साहब का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। नहीं सर, ऐसी बात मैंने सोची भी नहीं। सरकार के पास कई गुप्त एजेंसियां हैं जो कि मुंबई पहुंचकर इस काम पर लग चुकी है। मेरी जान नहीं जाएगी। जो भी मुझे मारना चाहता है वह पकड़े जाएंगे। सर, इस मामले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है। गृह मंत्री जी ने बताया कि तुम डकैतियां डालते हो। जी सर, परंतु जो ऐसा काम करता है
उसकी किसी बात पर भरोसा कौन करेगा? सर, मैं हिंदुस्तानी भी हूं, मेरे लिए देश पहले है। मेरे देश का खजाना भरा रहेगा तभी तो मैं डकैती कर सकूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा देश किसी भी तरफ से कमजोर हो। फिर यह तो आतंकवाद का मामला है। देश भर की सरकार को अलर्ट करने के लिए मैंने ही मुंबई में पोस्टर लगवाए थे। इसमें मेरा क्या फायदा सर? यही फायदा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे और उनकी मौत से देश को झटका न लगे। डकैती करने वाला देशभक्त भी हो सकता है। देशभक्तों के नामों में मैं अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता सर, पर देश का भला हर कदम पर चाहता हूं। तुम फिक्र मत करो, कल मुझे कुछ नहीं होगा। आप गलत फहमी में सर, अंडरवर्ल्ड की दुनिया को मैं बेहतर समझता हूं, आप नहीं समझ सकते। जैसे कि देश को संभालने का काम आप समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता। किसी की हत्या करनी हो तो सैकड़ों रास्ते होते हैं जान लेने के, परंतु बचने के 1-2 चांस ही होते हैं। मेरा मानना है कि कल कोई आपकी हत्या करना चाहता है तो वो जरूर सफल रहेगा। आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप खुले में स्टेज पर जनता के सामने होंगे। मेरे शरीर पर बुलेट प्रूफ होगी, गोलियां आपके माथे में लगेगी सर। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाई प्रोफाइल हत्या में एक ही गोली चलाई जाती है ऐसे मौकों पर, जो कि सिर या कनपट्टी पर लगती है। दूसरी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ खामोशी के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का स्वर कानों में पड़ा। तुम चाहते क्या हो? आपको बचाना चाहता हूं, देवराज चौहान ने कहा। वो तो मैं सुन रहा हूं, पर कैसे बचाना चाहते हो? सर, आप मुंबई का दौरा रद्द कर दें। यह नहीं हो सकता, इसी में भला है सर। यह संभव ही नहीं है। मेरी पार्टी के लिए मेरा ये मुंबई दौरा बेहद अहम। चाहे आपकी हत्या हो जाए, देवराज चौहान ने बड़े सब्र के साथ कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के आने वाले स्वर में दृढ़ता थी। भगवान करे कुछ ना हो, पर आपके कहने से ये सब रुकने वाला नहीं जो कल होने वाला है। तुम ये बात बहुत ही दावे के साथ कह रहे हो कि कल मेरी हत्या हो जाएगी। कल ना हुई तो अगले 2-3 दिन में हो जाएगी, पर होगी जरूर, क्योंकि इस मामले के पीछे जो व्यक्ति है वो बहुत ही शातिर और तेज दिमाग का है। उसने अपनी 2 योजनाएं बना रखी है आपकी जान लेने की। एक को गांधी मैदान में अंजाम दिया जाएगा, वहां अगर बच गए तो उसकी दूसरी योजना सफल हो जाएगी। दूसरी योजना क्या है? उस सरकारी बंगले पर आपके खाने में जहर डाल दिया जाएगा, देवराज चौहान ने बताया। ये काम कौन करेगा? आतंकवादियों का एक आदमी जिसका नाम उत्तम पाले है। अब तक तो वो किसी तरह शेफ की टीम में शामिल भी हो चुका होगा। जो टीम कल आपके मुंबई वाले उस सरकारी बंगले पर पहुंच जाएगी जहां आप ठहरने वाले हैं, मैं ऐसे आदमी को टीम में से तलाश करवा लूंगा। यह संभव नहीं। उसका नाम बदला होगा, मेकअप करके शक्ल बदली गई होगी, उसकी पहचान बदली होगी। वे लोग कच्चा गेम नहीं खेलेंगे। वे जानते हैं कि वे एक देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने जा रहे हैं। ऐसे में वो कोई भी बेवकूफी नहीं करने वाले। वो हर हाल में सफल हो जाना चाहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुंबई दौरा रद्द कर दें। ऐसा होते ही उनकी सारी प्लानिंग फेल। कल मुझे हर हाल में मुंबई आना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का दृढ़ स्वर कानों में पड़ा। चंद पल तो देवराज चौहान कुछ कह ना सका। तुमने जो कहना था कह दिया, बाकी देखना हमारा काम। सर, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूं। क्या? मेरी ये फेवर आपको बचाने के लिए ही है। कहो। कल आपने एयरपोर्ट से ही सीधे गांधी मैदान जाना है, देवराज चौहान संभले स्वर में बोला। हाँ, क्यों? रास्ते में उसी रास्ते पर 3 स्टार होटल मनवारी पड़ता है। आप 5 मिनट के लिए उस मनवारी होटल में मुझसे मिल सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। मैं होटल के कमरे में मौजूद रहूंगा, आपके साथ आपकी पूरी सिक्योरिटी। मुझे तुम्हारा दिमाग खराब लगता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्वर शांत था। देवराज चौहान को ऐसे ही किसी जवाब की आशंका थी। सर, आपके भले के लिए, देश के भले के लिए मैं, यह हमारी पहली और आखिरी बात थी। अब हम। सर, देवराज चौहान जल्दी से बोला, गृह मंत्री जी से बात करा दें, वे मेरी बात। तभी मनोज अरोड़ा का स्वर कानों में पड़ा। कहो देवराज चौहान। कल प्राइम मिनिस्टर साहब मुंबई पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से गांधी मैदान के रास्ते के बीच 3 स्टार होटल मनवारी पड़ता है। मैं उस होटल में एक कमरा बुक करा लूंगा। तुम कल प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 मिनट के लिए उस कमरे में मेरे से मिलने को तैयार करोगे। ये कैसे हो सकता है? गृह मंत्री मनोज अरोड़ा का अजीब सा स्वर कानों में पड़ा। ये तुम बेहतर जानते हो कि कैसे हो सकता है। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। तुम पीएम साहब को मजाक समझ रहे? मैं मजाक नहीं समझ रहा, बल्कि पीएम साहब मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं या मेरी बात को समझना नहीं चाहते। वे मेरे से पूछते हैं कि डकैती करने वाले पर वो कैसे भरोसा कर सकते हैं। ऐसे विचार है तो वो मेरी बात पर यकीन कैसे करेंगे? उन्हें हालातों की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। मैं उन्हें हर हाल में बचाना चाहता हूं, लेकिन देवराज चौहान,
जो मैंने कहा है वो तुम करोगे। उनकी मर्जी मैं कैसे बदल सकता? तुम देश के गृह मंत्री हो और वो प्राइम मिनिस्टर। एक दूसरे को बखूबी समझते हो और समझा भी सकते हो। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर देकर कहा, क्या तुम्हें शक है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? जरा भी नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाओ। तुम मेरी मजबूरी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब का मर्डर हो जाएगा तो इस वक्त मेरी बात ना मानने पर तुम्हारा तब क्या हाल होगा? तब तुम चाहकर भी ये वक्त नहीं लौटाकर वापस ला सकते। ऐसे बेहतर पीएम देश को दोबारा नहीं मिलने वाले। जो मैंने कहा है वो ही करो, वो ही मानो, इसी में देश का भला है और दुश्मनों का बुरा है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। चंद पल ठहरकर गृह मंत्री मनोज अरोड़ा का स्वर कानों में पड़ा। आखिर तुम 5 मिनट के लिए उस कमरे में प्रधानमंत्री जी से क्यों मिलना चाहते हो? कुछ दिखाना है क्या? ये फोन पर नहीं बता सकता। तुमने जो दिखाना है वो एयरपोर्ट पर भी। वहां मैं किसी की नजरों में नहीं आना चाहता। तुम जानते हो कि पुलिस मेरे पीछे रहती है। जो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाना चाहता हूं उसे देखकर उन्हें मेरी बातों पर भरोसा हो जाएगा। शायद वो उससे आगे का प्रोग्राम कैंसिल भी कर दे। समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बात मानो मनोज अरोड़ा, इसी में सबका भला है। देवराज चौहान ने कहा, मैं पीएम साहब से बात करके देखता। बात नहीं करनी, उन्हें तैयार करो कि वो 5 मिनट के लिए मुझसे होटल के कमरे में मिले। बात करके तुम्हें फोन करता हूं। उधर से गृह मंत्री मनोज अरोड़ा ने उलझन भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। बेड के कोने में बैठा जगमोहन बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किस चक्कर में हो। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। होटल के कमरे में पीएम साहब को तुम क्या दिखाना चाहते हो? हमारे पास तो दिखाने को कुछ है नहीं। ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर और मनोज अरोड़ा से कही, तुमसे तो नहीं कही। देवराज चौहान बोला, क्या मतलब? जगमोहन चौंका। यह बात उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 मिनट के लिए होटल के कमरे में लाना चाहता हूं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, यह मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। कौन सी प्लानिंग? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की हां रही तो अपनी प्लानिंग तब तुम्हें बताऊं। देवराज चौहान सोचों में डूबा दिखा। तुम क्या गड़बड़ करने वाले हो? जगमोहन सतर्क सा हो उठा। कुछ भी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का मामला है। मैं गड़बड़ करने की सोच भी नहीं सकता। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। गृह मंत्री मनोज अरोड़ा का फोन आया। देवराज चौहान। मनोज अरोड़ा के स्वर में गंभीरता थी। मैंने किसी तरह पीएम साहब को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वो रास्ते में पड़ने वाले मनवारी होटल के कमरे में तुमसे 5 मिनट के लिए मिले। यह अच्छा किया तुमने। देवराज चौहान ने राहत की सांस ली। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, छठा मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट, शायद 3 या 4 मिनट ही। देवराज चौहान ने फौरन कहा, पीएम साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। ऐसा सोचना भी मत, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं खुद भी अब इस दौरे पर आ रहा हूं और पीएम साहब के साथ रहूंगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं। कल सुबह तुम्हें फोन करके मनवारी होटल का रूम नंबर बता दूंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद किया और उठते हुए जगमोहन से बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास वक्त कम है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या सोच बैठे हो? जगमोहन की आंखें सिकुड़ चुकी थी। यहां से निकलो, इस बारे में हम रास्ते में बात करेंगे। सब कुछ बताऊंगा कि कल क्या होने वाला है। कम से कम मैं अख्तर को, उत्तम पाले को या हसन को उनके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। आईएसआई को जश्न मनाने का मौका नहीं दूंगा। आज अख्तर आलम बहुत खुश था। आज की सुबह उसे बहुत सुहावनी लग रही थी। सोकर उठते ही वो खिड़की के पास पहुंचा और उसे खोलकर खुशनुमा मुंबई को देखने लगा। आज उसे सब कुछ नया नया लग रहा था। आज हिंदुस्तान के पीएम की हत्या होने वाली थी। उसने हसन के बारे में सोचा, फिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो काबिल निशानेबाज है और अपना काम सफलता से करके रहेगा। अगर काम नहीं हो सकता तो वो अवश्य इनकार कर देता। अगर हसन कामयाब नहीं हुआ तो भी अख्तर को इतनी चिंता नहीं थी। उत्तम पाले को शेफ की उस टीम में शामिल करा चुका था जो पीएम के मुंबई स्थित सरकारी बंगले पर खाना बनाने का काम करने जा रही है। आज 10 बजे टीम ने बंगले पर पहुंच जाना था। अख्तर ने वक्त देखा, 10 बज चुके थे। वो टीम अब तक बंगले पर पहुंच गई होगी। उत्तम पाले रंग रूप बदलकर उस टीम में शामिल हुआ था। अख्तर ने सारा इंतजाम खुद किया था। अपने एक्सपर्ट मेकअप मैन से उत्तम पाले का बढ़िया मेकअप कराकर उसे पूरी तरह बदल दिया था। सुपर सर्विस एजेंसी के मालिक, जो कि एक मंत्री का दामाद था, उसे तैयार कर लिया था कि उत्तम पाले को शेफ की टीम में शामिल होना है। हालांकि वो मान नहीं रहा था और पुलिस को खबर देने की धमकी दे रहा था। उसका मुंह बंद करने के लिए अख्तर ने उसकी 8 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। उसके बाद सब काम ठीक होता चला गया, परंतु कल से एक परेशानी उसके दिमाग में थी।
शेख अचानक से लापता हो गया था। वो एक ठिकाने पर हसन के लिए गन और बाकी सामान लेने गया था। उस ठिकाने से पता चला कि वो वहां से सामान लेकर चला गया है, परंतु पहुंचा कहीं भी नहीं। खबर भी कोई नहीं मिली। उसका फोन बंद आ रहा है। शेख का इस तरह से गायब हो जाना अख्तर के लिए चिंता का विषय था। शेख को इस मामले की काफी जानकारी थी। वो यही सोचता रहा कि कहीं शेख देवराज चौहान के हाथ ना लग गया हो। फिर उसने खुद को समझाया कि शेख देवराज चौहान के हाथ नहीं लग सकता। खामखा वो फालतू की बातें सोच रहा है, पर शेख गया कहाँ? यह बात अख्तर की समझ से बहुत दूर थी। हसन के लिए सामान वहां से दोबारा मंगवा लिया गया था। अख्तर ने सोचा हसन भी अब आजाद मैदान वाले उस कमरे में पहुंच चुका होगा जहां से उसने प्राइम मिनिस्टर को शूट करना है। वो अपनी तैयारी में लगा होगा। अख्तर ने सोचा कि दोपहर को हसन को फोन करेगा। दोपहर 2:30 बजे अख्तर को बिल्ला का फोन आया। हाँ, अख्तर ने कहा, बुरी खबर है। दूसरी तरफ से बिल्ला ने कहा, क्या? अख्तर के माथे पर बल पड़े। शेख की लाश मिली है अनुशक्ति नगर के पास। लाश? शेख की? अख्तर चौंका। हाँ, उसके सिर में गोली मारी गई और शरीर पर टॉर्चर करने के निशान है, जैसे कि किसी गर्म चीज से उसे दागा गया हो। ऐसा कौन कर सकता है? अख्तर के होठों से निकला, शायद देवराज चौहान। उधर से बिल्ला ने कहा, लेकिन शेख देवराज चौहान के हाथों में नहीं पड़ सकता। अख्तर बोला, यह संभव नहीं लगता। शेख तो हसन के लिए सामान लेने गया था उस ठिकाने पर। उसकी कार से कोई सामान नहीं मिला, पर वो उस ठिकाने से सामान लेकर निकल गया था। मेरे पास खबर है वो सामान कार में नहीं मिला। ओह, तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया है। बात शेख की हत्या की होती या सामान न मिलने की होती तो सोचा जा सकता था कि किसी ने सामान लूटने की खातिर उसकी हत्या कर दी, परंतु तुम कहते हो उसे टॉर्चर किया गया है, और शेख को टॉर्चर करने की एक ही वजह हो सकती है। वो वजह रही होगी उसके मुंह से सारी बातें निकलवाना। शेख को सब कुछ पता था। ये काम देवराज चौहान ही कर सकता है, अख्तर ने व्याकुल स्वर में कहा। फिर हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि देवराज चौहान को हमारी दोनों प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है। उधर से बिल्ला ने कहा, यह तो बुरा हुआ। तो हम ये मानकर चलें कि देवराज चौहान को पता है कि हसन आज प्राइम मिनिस्टर को शूट करने वाला है। अगर हम सही सोच रहे हैं तो ये बात देवराज चौहान को जरूर पता होगी, पर इस बारे में चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि शेख नहीं जानता था कि हसन किस जगह से प्राइम मिनिस्टर को शूट करेगा, और देवराज चौहान के बस का नहीं है कि इतनी भीड़ भरे इलाके में हसन को ढूंढ निकाले, जबकि उसने हसन को देखा भी नहीं है। अख्तर ने सोच भरे स्वर में कहा, तो क्या हमें निश्चिंत रहना चाहिए? दूसरी तरफ से बिल्ला ने पूछा। हसन के बारे में तो निश्चिंत रहो, परंतु उत्तम पाले खतरे में पड़ सकता है। शेख को उत्तम पाले वाली प्लानिंग के बारे में भी पता था। अगर देवराज चौहान को उत्तम पाले के बारे में भी बता दिया है तो क्या पता हसन आज ही काम निपटा दे। मुझे हसन पर भरोसा है। हसन ने काम पूरा कर दिया तो उत्तम पाले तुरंत वहां से निकल जाएगा। बिल्ला की आवाज कानों में पड़ी। मुझे उत्तम पाले की चिंता नहीं है, काम पूरा होने की चिंता है। हमें आशा करनी चाहिए कि हसन ही काम को पूरा करेगा। लेकिन देवराज चौहान ने शेख को कैसे ढूंढ निकाला? क्या पता इस मामले में देवराज चौहान हो ही नहीं, शेख का पंगा किसी और से हो गया हो। हम बिना वजह से ही देवराज चौहान के बारे में सोच रहे हैं। हमारे काम ठीक से चल रहे हैं। उधर से बिल्ला ने कहा, ऐसा भी हो सकता है। अख्तर ने फोन पर सिर हिलाया। शेख का झगड़ा किन्हीं और लोगों से हो गया लगता है। उन्होंने ही शेख को टॉर्चर किया है। उन्होंने ही सामान छीन कर शेख को मार दिया है। इस मामले में देवराज चौहान का शायद वास्ता ही ना हो। बात हो चुकने के बाद अख्तर ने हसन को फोन किया। बात हुई। कहां पर हो? अख्तर ने पूछा। मैं सुबह 8 बजे ही सामान के साथ गांधी मैदान आ गया था। हसन की आवाज कानों में पड़ी। सब ठीक है? हाँ, कल पुलिस वाले मैदान के आसपास की मकानों की तलाशी ले रहे थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। यह अच्छा हुआ कि मैं जल्दी यहाँ आ गया। अब गांधी मैदान और आसपास के इलाके को पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। हर आने जाने वाला पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, और जरूरत पड़ने पे वे तलाशी भी ले लेते हैं। तुम सतर्क रहना, अख्तर ने गंभीर स्वर में कहा। शेख मिला? हाँ। अख्तर हसन को ऐसे मौके पर नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है। हमें शेख के बारे में पता लग गया है कि वो अपने परिवार के पास है। उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है तो उसे बता देना चाहिए था। इस बारे में उससे बात करूंगा। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। आज तुमने काम निपटाना है। काम हो जाएगा। खानों में पड़ने वाले हसन के स्वर में आत्मविश्वास था। इस वक्त क्या कर रहे हो? अख्तर ने पूछा। इस वक्त मैं कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर बैठा हूँ। बालकनी का दरवाजा खोले, जहां स्टेज दूरी पर स्पष्ट नजर आता है, देख रहा हूँ और कल्पना कर रहा हूँ कि वहां प्राइम मिनिस्टर खड़ा है और मैं उसे शूट करने के लिए ट्रिगर दबाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद शुरू होगा इसका सनसनीखेज क्लाइमैक्स।
इसी तरह की शानदार कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी है। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर के ज्वाइन करके, जो कि जिसका शुल्क मात्र 89 रुपीज पर मंथ है, इसी तरह की दिलचस्प कहानियां वहां भी सुन सकते हैं। और हमने एक और प्रथा शुरू की है, वो है पेड ऑडियो बुक्स की। इसके अंतर्गत आपको 3 मुख्य बेनिफिट मिलेंगे, जो कि है इसमें किसी प्रकार का ऐड नहीं होगा। ये डायरेक्ट मेरी तरफ से लिंक आपको भेजी जाएगी आपके व्हाट्सएप पर, तो आप इसे धारा प्रवाह सुन सकते हैं प्राइवेट मोड पर। इसके बाद इसमें हम उन बुक्स को कवर करेंगे जो बाजार में बहुत महंगी कीमतों पर मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मौजूदा किताबों की कीमत कितनी ज्यादा है, हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम इस तरह की बुक्स को लाएंगे और इस तरह की बुक्स को भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि बेहद दुर्लभ है, जो हम कहीं से शायद बहुत महंगे दामों पर खरीदकर आपके लिए उपलब्ध करा सके ऑडियो बुक फॉर्मेट के रूप में। और तीसरा बेनिफिट, आपकी डिमांड की हुई बुक्स को आप हमसे बोल करके और हम उन्हें आपके लिए ऑर्गेनाइज करके उनकी ऑडियो बुक्स बनाकर आपको आपके लिए ये सेवा दे सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको यह हमारी नई प्रथा, हमारी नई सीरीज पसंद आएगी और आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे इसमें। इसका शुल्क हमने बहुत ही कम रखा है। पहला एपिसोड तो हम आपको भेज ही देंगे, जो कि सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास एक और चेहरा, जो कि विमल सीरीज है, विमल और सुनील जिसमें एक साथ है, उसका फर्स्ट एपिसोड हम आपको फ्री भेजेंगे, जो कि 2 घंटे का रहेगा। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9981046977 पर हाई लिखकर भेज देना है और नीचे लिख देना है गॉगल गुरु ऑडियो बुक। हम समझ जाएंगे कि आपको ये लिंक भेजनी है। ये लिंक हम आपको भेजेंगे, आप सुनिएगा और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये सर्विसेज कैसे लेना है। इसके लिए हमने शुल्क रखा है, जितने भी एपिसोड बनेंगे उस पर्टिकुलर बुक के, जैसे कि एक और चेहरा के, मान लीजिए 8 एपिसोड बनते हैं, तो ये 8 एपिसोड पहला तो आपको मिल ही चुका है फ्री में। इसके बाद के जितने बचे हुए एपिसोड है, ये सब मात्र 20 रुपीज में, ओनली 20 रुपीज आपको हमें पेटीएम या फोन पे पर पे करना है 9981046977 पर। यह पेमेंट रिसीव होते ही हम आपको बाकी के सारे एपिसोड की लिंक आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आप इन्हें हमेशा के लिए रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिंक कुछ समय बाद गायब हो जाएगी। जब तक आप सेव करना चाहें और जब तक आप सुनना चाहें, ये लिंक आपके साथ रहेगी। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगली ऑडियो बुक आपकी कोई डिमांड हो तो हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर, हमारी चूंकि अब व्हाट्सएप पर कनेक्शन हो जाएगा, तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें फला ऑडियो बुक सुननी है। अगर हमारे पास होगी तो हम सुना देंगे, अदरवाइज कुछ समय लगेगा, हम कहीं से ऑर्गेनाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि यह संभव हो सके। और हम इसी तरह की ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे और आपको इसी व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन देंगे कि ये ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें मिनिमम शुल्क दे करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। बस इतनी सी ही बात है। तो मिलते हैं इसके अगले सनसनीखेज एपिसोड में, जो कि संभवतः इसका क्लाइमैक्स पार्ट होगा। थैंक यू।